हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सोनिया है। मैट्रिक पास हूँ। एक अमीर घराने में बतौर घरेलू मुलाजमा काम करती हूँ। ये लोग मेरे काम से खुश हैं और मैं भी खुश हूँ कि जीने का आसरा हो गया है और रहने को जगह मिल गई है। लेकिन मुझे वो मुकाम नहीं मिला जो इस दुनिया में मिलना चाहिए था, जो मेरा जायज़ हक था। यूँ कि मुझ में जो सलाहियतें थीं, इनका इदराक भी अल्लाह ताला ने मुझे अता किया था। पढ़ लिख कर माशरे में मुकाम बनाना चाहती थी, मगर गुर्बत, वालिदैन की लापरवाही और भाइयों की सख्ती ने इन ख्वाबों को पूरा ना होने दिया और मैं गोया अर्श से फर्श पर गिर गई। लिखने लिखाने का बचपन से शौक़ था और आज भी जारी है। जब कभी फुर्सत मिलती है कुछ ना कुछ लिखने बैठ जाती हूँ, कभी कहानी की सूरत में और कभी आप बीती और नज़म की शक्ल में अपने अंदर की बेचैनी को लफ्ज़ों में कैद कर लेती हूँ। कुछ अरसा इन तहरीरों को संभालने के बाद फाड़ देती हूँ। भला इनको संभाल कर रखने का फ़ायदा भी क्या है? जब घर बार ही अपना नहीं तो ये फालतू असबाब कहाँ तक ज़ख़ीरा करती रहूँगी। आज बेगम साहिबा और इनके घर वाले किसी शादी में गए तो सोचा कि कुछ लिख कर दिल का बोझ हल्का कर लूँ। सो जो लिखा है हाजिर है। शायद कि मेरी ज़िंदगी की कहानी से किसी को सबक मिले। मैंने बहावलपुर के नज़दीक एक छोटे से शहर में जन्म लिया था। वालिदैन गरीब थे मगर गुजारा अच्छा हो रहा था, क्योंकि वालिद के साथ 2 भाई भी कमाते थे। 4 बीघे कतई अराजी पर था, जिससे साल भर की गंदुम, माल मवेशी के लिए चारा, सब्ज़ी वगैरह मैसर आ जाता था और गुजर हो जाता था। हमारा कुनबा काफ़ी बड़ा था। 6 भाई बहन, अम्मी अब्बू, दादा दादी, चचा वगैरह सभी मिलजुल कर रहते थे। इन दिनों मैं बच्ची थी। रिश्तेदार बच्चियों के साथ घर से नज़दीकी स्कूल पढ़ने जाया करती थी। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था और लायक भी थी। मेरी आदतें पढ़े लिखे बच्चों जैसी थीं, जिसकी वजह मेरी फुप्पो थीं, जो कि पढ़ी लिखी थीं और बहावलपुर में ब्याही हुई थीं। इनके ससुर वहाँ के बड़े ज़मींदार थे। ये अब्बू के बचपन के दोस्त थे और फुप्पो का रिश्ता इन्होंने अपने बेटे के लिए पसंद किया था, क्योंकि वो बहुत सुघड़ और ख़ूबसूरत थीं। फुप्पो शादी से पहले कहानियाँ लिखती और मुख्तलिफ रिसालों में भेजा करती। इनकी इस खसूसियत को मैंने अपनाया और मैं भी कम सिनी में कहानियाँ लिखती, पेंटिंग बनाती और पैसे जमा करके कहानियों वाले रिसाले ख़रीद लाती। हमारा स्कूल बहुत ही खूबसूरत था। बरामदे में हमारी क्लास होती, जहाँ मैंने 4 साल गुजारे। बरामदे के बाईं तरफ साफ़ सुथरी जगह थी, जहाँ क्यारियों में फूल, पौधे और दरख्त लगे हुए थे। इस जगह बहुत छाँव थी। वहाँ हम कभी पढ़ने बैठ जाते और कभी खेलते। मैं क्लास में सबसे पहले सबक याद करके सुनाती। कभी टीचर छुट्टी कर लेती तो हम जमातों को कहानियाँ सुनाती और ड्राइंग बनाकर दिखाती। मेरी कारकर्दगी पर वो हैरान होती और मैं खुश होती। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि घर में मश्क करती थी। स्कूल में सभी मुझे बहुत अहमियत देते। टीचर्स प्यार से पेश आती, मेरी सब कद्र जानते। लेकिन घर में जैसे मैं धूल मट्टी जैसी थी, मेरी कद्र नहीं थी। घर वाले मेरी खूबियों को नहीं समझते थे, लेकिन कोई खामी देख लेते तो सताते और बहुत सज़ा दी जाती। इस रवैये से मेरे दिल में अपने घर से दूरी की ख्वाहिश ने जन्म लिया। जितना वक्त स्कूल में गुजरता खुश रहती, घर आकर उदास हो जाती। स्कूल मेरे लिए खुशियों भरा मस्कन था, एक ऐसी पनाहगाह जहाँ घर के पुरशऊर और बेसकून माहौल से निजात मिल जाती। मैं इस पनाहगाह को खैरबाद कहना नहीं चाहती थी, बल्कि आगे पढ़ना चाहती थी। लेकिन ख़ानदान वालों ने मेरे वालिदैन को मजबूर कर दिया कि सोनिया लड़की ज़ात है, इसको अब मज़ीद पढ़ने ना दें, प्राइमरी के बाद घर बिठा लें, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है। ज़माना बहुत ख़राब है कहकर 5वीं पास करते ही मुझे घर बिठा लिया गया। हालांकि मैंने ऐसी कोई हरकत भी ना की थी कि जिसकी वजह से स्कूल जाने से रोका जाता। कोई नहीं समझता था कि तालीम क्या चीज़ है। ये भी नहीं समझते थे कि मुझ जैसी लायक तालबा के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। बादिल नाख्वास्ता घर बैठ गई। चंद माह तक बहुत उदास रही। इर्द गिर्द की लड़कियों को स्कूल जाते देखती तो अपना स्कूल याद आ जाता। मेरे हम जमात बच्चे बहुत आगे निकल गए और मैं पीछे रह गई। मैं सबसे अलग थलग रहने लगी। कोई मेहमान आ जाता, हंसकर बात ना कर सकती। सब मुझ पर सख्ती करते, गुस्से की निगाह से देखते। फिर ख़ानदान के दूसरे लोग भी मुझसे नफ़रत करने लगे। घर और ख़ानदान में अकेली अकेली फिरने लगी। यही सोच खाती रहती कि अब कभी ज़िंदगी में दोबारा स्कूल ना जा सकूँगी। सारा दिन कहानियाँ पढ़ती या कुछ बनाती रहती। मैं कहानियाँ बहुत शौक़ से पढ़ती थी। हाथों से खूबसूरत चीज़ें बना लेती थी, मसलन फूल, किताबें और सजावट की चीज़ें। बस इनको ही देख देख कर खुश होती रहती। जो पैसे कहीं से मिलते इनको जमा करती रहती,
پھر اپنے کزن کی دکان سے کچھ چیزیں خرید کر لے آتی تھی۔ اس دکان میں کتابوں کے علاوہ بچوں کے لیے اور بھی بہت خوبصورت چیزیں ملتی تھیں۔ یہ دکان ہمارے گھر کے پاس تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور 2 سال بیت گئے۔ اب میں بڑی ہو رہی تھی۔ مجھے ہر وقت یہ احساس رہتا کہ میرا مستقبل کیا ہوگا۔ انہی دنوں میری پھوپھی بیرون ملک سے پاکستان آئیں۔ وہ ہمارے گھر بھی آئیں۔ جب انہوں نے میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں دیکھی تو پوچھا، یہ چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ بتایا کہ میں نے خود بنائی ہیں۔ وہ بہت خوش ہوئیں۔ ستائش کی، سونیا بہت باصلاحیت بچی ہے، ضرور اچھی طالبہ ہوگی۔ میں نے بتایا، پھپھو میں اسکول نہیں جاتی، 5ویں کے بعد سے گھر بیٹھی ہوں۔ وہ بہت حیران ہوئیں۔ والد صاحب نے کہا، ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں، تم تو ہماری حالت سے آگاہ ہی ہو۔ یہ بات کسی حد تک تو ٹھیک تھی، لیکن میرے گھر والوں کا معاملہ الگ تھا۔ وہ لڑکیوں کے لیے تعلیم کو ضروری سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ان کا دل ہی نہ تھا کہ میں اسکول جاؤں اور نہ پڑھ لکھ جاؤں۔ پھپھو نے سمجھایا، جیسے بھی حالات ہوں اولاد کو ضرور پڑھانا چاہیے۔ انہوں نے میرے گھر والوں سے کافی دیر تک بحث کی۔ وہ نہیں مان رہے تھے کہ سونیا کو اسکول بھیجیں۔ ان کا ایک ہی نظریہ تھا کہ یہ لڑکی ہے، زیادہ پڑھ لکھ کر کیا کرے گی؟ کیا نوکری کرے گی؟ کہاں نوکری کرے گی؟ جبکہ یہاں تو ایم اے پاس کو چپراسی کی نوکری کے لیے وزیر کی سفارش درکار ہوتی ہے۔ اس ملک میں ایسا ہی نظام ہے تو بس ایسا ہی چلنے دو۔ پھپھا نے کہا، بھائی نوکری ضروری نہیں، تعلیم سے اور بھی بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ بندہ آدمی سے، انسان تعلیم سے ہی بنتا ہے۔ ہمارے خاندان والے زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے، اپنا اپنا چھوٹا موٹا کام کاج کرتے تھے۔ ان کے خیال میں تعلیم یافتہ لوگ جو اعلیٰ عہدوں پر جاتے تھے، امیر وزیر بن جاتے تھے، ان سے غریب ان پڑھ زیادہ بہتر تھے جو اپنی کھال میں مگن رہتے تھے۔ تعلیم یافتہ کو خواری میں پھرتے دیکھ کر انہوں نے اس ڈگر پر چلنے کو وقت کا ضیاع تصور کر لیا تھا۔ یہ تصور لڑکوں کے لیے تھا، میں تو پھر لڑکی تھی۔ جب پھپھا نے کافی زور دیا، ابو اس خاطر مان گئے کہ وہ عرصہ بعد امریکہ سے آئے تھے۔ پھپھو نے کافی رقم میرے لیے دی تھی۔ ابو نے مجھے نئی کتابیں ان کے کہنے پر لے کر دیں اور اسکول میں داخل کرا دیا۔ میں بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ میری ایک ہی کزن سے دوستی تھی، ان کا گھر ہمارے ساتھ تھا۔ میں روز شام کو اقصیٰ کے پاس چلی جاتی۔ اس کے ابو دبئی میں کام کرتے تھے اور یہ خوشحال فیملی تھی۔ مجھے اقصیٰ کے پاس بہت سکون ملتا تھا۔ اس کا الگ کمرہ تھا جس میں اس کی چیزیں کرینے سے رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے کمرے میں ٹی وی بھی تھا، جب میں جاتی وہ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی، میں بھی دیکھنے لگ جاتی۔ ٹی وی دیکھ کر میری معلومات میں اضافہ ہونے لگا۔ ایسے پروگرام دیکھتی جس میں لوگ نئی نئی جگہوں کی سیر کراتے اور تاریخی مقامات دکھائے جاتے۔ ایک اور ٹی وی پر فلم لگی تھی جس میں کسی کالج کی کہانی تھی۔ وہ فلم مجھے بہت اچھی لگی۔ اگلے روز میں اسکول گئی تو اپنی ٹیچر سے کالج کے بارے میں سوالات کیے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کالج کا ماحول کیسا ہوتا ہے اور پڑھائی کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ میں یہ سوچ کر خوش ہوتی کہ مجھے بھی ایک دن کالج جانا ہے۔ 7ویں میں تھی جب پھپھو امریکہ چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی مجھے پھر سے گھر بٹھا لیا گیا۔ اس وقت تک میں امتحان دے چکی تھی۔ روز میری خالہ آ کر کہتی، بس کرو، اب پڑھائی میں کیا رکھا ہے۔ دن رات روتی اور پریشان رہتی۔ تب گھر والے ڈانٹتے اور غصہ دکھاتے۔ گھر پر رہ کر دل تنگ ہوتا۔ ہر وقت بکھری رہتی، کسی کو میری طرف توجہ دینے کی ضرورت نہ تھی۔ کئی چیزوں کے لیے ترستی تھی۔ اب میں بڑی ہو رہی تھی، کسی کا غصہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اگر کسی کو کچھ کہہ دیتی تو مارنے کو دوڑتے۔ بڑا بھائی میرے بال کھینچتا تھا، چھوٹا بھائی بدتمیزی کرتا اور اونچی نیچی آواز میں گالیاں دی جاتی۔ گھر کا غیر تعلیم یافتہ ماحول مجھے بے چین رکھتا۔ محلے کے لوگ سنتے تو یہ محسوس ہوتا کہ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں شرمندہ سی رہنے لگی، حالانکہ میں محلے کی عورتوں سے ٹھیک ٹھاک بات کرتی تھی، مگر گھر میں میری کوئی عزت نہ تھی۔ جب روتی بھائی بلند آواز سے گالیاں دیتا اور بال کھینچتا۔ بچپن میں یہ سب سہ لیا، اب بچی نہ تھی تبھی ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ رات بھر نہ سوتی، یہی سوچتی جانے اس ماحول میں کب نجات ملے گی۔ 8ویں کے سالانہ امتحان 4 ماہ رہ گئے تھے کہ ایک روز میری ہم جامعات سہیلی نے آ کر کہا کہ تم اسکول کی میڈم سے بات کرو۔ پھر وہ بہانے سے مجھے میڈم کے پاس لے گئی۔ ان کو میں نے اپنی مشکلات سے آگاہ کیا۔ وہ بولیں، گھر پر تیاری کر کے پیپرز دے سکتی ہو۔ تب میری سہیلی رابعہ نے مجھے اپنے بڑے بھائی کی 8ویں جماعت کی کتابیں لا کر دیں، کیونکہ وہ اب 9ویں میں جا چکا تھا۔ میں نے گھر پر تیاری شروع کر دی۔ جو امتحان دیا پاس ہو گئی۔ اب تو میں 9ویں جماعت میں تھی، پھر بھی اسکول نہ جا سکتی تھی۔ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، پھر ایک سے ڈرتی، گالیاں کھاتی، سوچتی بھاگ جاؤں، کہیں اس گھر سے دور چلی جاؤں۔ میری ہم جماعت لڑکیاں آرام سے اپنی تعلیم پر توجہ دے رہی تھیں اور میں جاہلوں میں قید تھی۔ اسکول جانے کو ترستی تھی۔
बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके नहुम की किताबें लाई, घर पर ही इम्तिहान की तैयारी करने लगी। 7 माह गुजर गए। वो वक्त आ गया जब सभी तालिबे इल्मों के दाखिले भेजे जाते हैं। मुझे पता ही ना था। एक रोज़ अक्सा ने बताया कि दाखिला भेजने में 3 हफ्ते रह गए हैं। ये सुनते ही परेशान हो गई कि अगर दाखिला ना किया गया तो साल ज़ाया हो जाएगा। पहले ही 3 साल ज़ाया हो चुके थे। घर वाले सुनते तो गुस्सा हो जाते। मैंने इनसे मदद ना मांगी, खुद ही कोशिश करने लगी। अक्सा ने मदद की और मैंने खुद ही अपना दाखिला भेज दिया। जिस रोज़ रोल नंबर स्लिप आई, पोस्टमैन ने मेरे बड़े भाई को दे दी। पहले तो वो गुस्सा हुआ, मगर अम्मी ने इस बार मेरी हिमायत की कि इसने अगर खुद से इतनी मेहनत कर ली है तो इम्तिहान देने दो, इम्तिहान देने से ना रोको। अम्मी को शायद मुझ पर रहम आ गया। यूँ मैंने पेपर्स दिए। हमारे इलाके का एक स्कूल बहुत मशहूर था। महल्ले की सारी लड़कियाँ वहाँ पढ़ने जाती थीं। इस इदारे में लड़के भी पढ़ते थे, मगर माहौल ठीक था। 10वीं में स्कूल के कुछ टीचर्स ने मेरे वालिदैन से बात की, इनको समझाया और 10वीं में महल्ले की चंद लड़कियों के साथ मैं भी स्कूल जाने लगी। एक रोज़ स्कूल में पार्टी थी। मैंने सुर्ख रंग का जोड़ा पहन लिया और कोई अच्छा लिबास था ही नहीं, बस यही एक जोड़ा बेहतर था। जब पार्टी में पहुंची सब मुझे देखते ही रह गए। एक लड़का हसीब नामी हमारी क्लास में पढ़ता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। दिल ही दिल में इसे पसंद करती थी। पार्टी ख़त्म हो गई तो इसने मुझे एक तोहफ़ा सबसे छुपा कर दिया और बोला, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने शुक्रिया कह दिया। आज बहुत मैं खुश थी। कलम की डिबिया लेकर छत पर गई और इस तोहफे को बार बार देखकर खुश होती रही। चंद दिन इसी मुसरत में खोई रही। फिर खुद को संभाला कि यहाँ सिर्फ चंद माह रहना है और फिर कॉलेज जाना है। क्या फ़ायदा है ऐसे ख्यालात में घिर कर रहना। मैं अपना मकसद खो बैठूंगी। बेहतर है पढ़ाई पर तवज्जो दूं। इसी दिन से ना चाहते हुए दिल से हसीब का ख्याल निकाल दिया। जब दाखिला भिजवाने का वक्त आया, घर वालों से रकम मांगी। इन्होंने कहा, पैसे कहाँ हैं जो तुम्हारे दाखिले भरें। मैंने मना किया था, तुमने खुद जिद करके स्कूल ज्वाइन कर लिया है, तो अब हम क्या करें। दिल पर क़यामत गुजर गई। सोचा जब कुछ भी मेरी दस्तरस में नहीं तो फिर स्कूल ही नहीं जाती। सो आखिरी दिन ये सोच कर गई कि सबसे मिल लूँगी, ख़ास तौर पर इंग्लिश टीचर से जो मुझे बहुत चाहती थी और अच्छा पढ़ाती थी। सारी सहेलियों से मिली। किसी को पता ना था कि मैं मिलने के बहाने आखिरी बार स्कूल आई हूँ और कल से नहीं आऊँगी। इसी रोज़ हसीब स्कूल ना आया था। एक नज़र इसे भी देख पाती। छुट्टी के वक्त बस रोती जाती थी और मेरा दिल ना करता था कि स्कूल छोड़ जाऊं। इन्हीं दिनों घर के कोने में बैठकर कुछ ना कुछ लिखती, नज़में, गज़लें, कुछ तहरीरें। दरअसल तो अपना दुख हल्का करती थी। अगर वालिदैन ने मुझे दाखिले की रकम दी होती तो मैं इतनी दुखी ना होती। मैं शुरू से ही खुद को घर का एक वीरान कोना समझती थी जिस पर किसी की बहुत कम नज़र पड़ती थी। किसी ने भी ना पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाती। दाखिले में थोड़ा टाइम बाकी था। सोचा टीचर के पास जाकर पढ़ तो नहीं सकती, इनको कोई तोहफ़ा ही दे दूं। मैंने इनके नाम अपनी एक प्यारी सी नज़म लिखी और पोस्ट कर दी। अगले दिन वो नज़म इनको मिल गई। पढ़कर बहुत खुश हुई। मुझे बुलवाया और मैं इतवार के दिन इनके घर गई। इन्होंने काफ़ी बातें की और इज़्ज़त दी। यूँ इन्होंने मदद की और मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया। इन्हीं दिनों फुप्पो अमेरिका से वापस आ गईं और लाहौर में एक खूबसूरत बंगला ख़रीद लिया। फिर वो अपने शौहर के साथ हमारे घर आईं और मुझसे पूछा कि लाहौर चलोगी। मैं तो खुद इस माहौल से फ़रार चाहती थी। फ़ौरन ही हामी भर ली। यूँ अब्बू से इजाज़त लेकर वो अपने मुझे साथ ले गईं। यहाँ आकर यूँ लगा जैसे मैं दोज़ख से जन्नत में आ गई हूँ। पुरसुकून, प्यार भरा शाइस्ता माहौल। किताबों का मुताला करती, फुप्पो के बेटे शहजोर से बातें करती और टीवी देखती। फुप्पो खाने पीने और मेरी सेहत का ख्याल रखती। शाम को सैर कराने बाहर ले जाती। घर बहुत साफ़ सुथरे इलाके में था। कुशादा बाज़ार और पुररौनक दुकानें। मुझे लाहौर बहुत पसंद आया। फुप्पो का इरादा था कि मुझे लाहौर कॉलेज दाखिला दिलवाएंगी, मगर अचानक अंकल ने वापस अमेरिका लौट जाने का प्रोग्राम सेट कर लिया और मेरी तो जैसे कश्ती बीच मंझधार में ही फंस गई। अम्मी का फ़ोन आया, बहुत उदास हूँ, सोनिया कब तक रहेगी। फूफो ने बताया, अब हम अमेरिका वापस जाने वाले हैं, मैं इसको भेज दूंगी। मैंने ये सुना तो रोने लगी। इन्होंने मुझे गले लगा लिया, प्यार किया। बोली, बेटी हमें तो वापस जाना ही होगा क्योंकि यहाँ तुम्हारे अंकल का कारोबार का इरादा तब्दील हो गया है। यहाँ के हालात साजगार नहीं हैं। मेरी दिलजोई को इन्होंने सुर्ख मखमली डिबिया दी जिसमें सोने का कीमती हार था। ये मेरे लिए था। मैं बहुत उदास थी, कतई घर न जाना चाहती थी। तब इन्होंने कहा, अच्छा तुमको अपनी नंद के पास बहावलपुर भेज देती हूँ, वहाँ कॉलेज में पढ़ लेना। बहावलपुर तालीमी इदारों से माला माल है। इन्होंने नंद को फ़ोन किया, कुछ बातें की और मुझे वहाँ भिजवाने का इंतज़ाम करवा दिया। अम्मी को भी फ़ोन पर समझा दिया कि बहावलपुर नज़दीक है, इसका तालीमी ख़र्चा मैं दूंगी, इसे वहाँ पढ़ने दें।
मेरी नंद सोनिया का बहुत ख्याल रखेगी। आप जब चाहो जाकर मिल लेना। आपके शहर से सिर्फ 2-2.5 घंटे का सफ़र है। अमेरिका जाने से एक दिन पहले फुप्पो ने अपनी गाड़ी पर मुझे भावलपुर अपनी नंद के पास भेज दिया। शानदार घर था, बहुत बड़ा सा। बहुत अमीर कबीर लोग थे। घर में कुल 18 अफराद थे। फुप्पो की नंद ने पुरजोश इस्तकबाल किया। इनकी बेटी ताहिरा मेरी हम उम्र थी। मुझसे मिलकर यूं खुश थी जैसे इसे बरसों से मेरा ही इंतज़ार था। इन्होंने मुझे अलग से कमरा दिया। मैं इन लोगों के साथ रहकर बहुत खुश थी। सोचा शुक्र है एक जन्नत से निकली तो दूसरी जन्नत में आ गई हूँ। अभी छुट्टियां ख़त्म ना हुई थीं। सोनिया तुम कितनी अच्छी हो, यहाँ रह जाओ, मेरा दिल लग गया है, तायरा मुझसे कहती। लेकिन अम्मी के फ़ोन पर फ़ोन आने लगे कि बहुत ज़्यादा दिन गुजर गए हैं, घर से गए, अब सोनिया को भिजवा दीजिए, मैं बहुत उदास हूँ। जैसे कि ये लोग फुप्पो के जाने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर मेरे भाई मुझे लेने आ गए। इनको देखते ही खून खुश्क हो गया। मैं दहशत ज़दा हो गई, जैसे कि बकरी ने कस्साबों को देख लिया हो। वाकई वो कसाई ही थे। घर जाते ही मुझको बुरा भला कहा, इतने दिन पराए घर में टिकी हुई हो, बड़ी आई हो कॉलेज के ख्वाब देखने वाली, अब बस कॉलेज वॉलेज सब ख़त्म, अब तुम्हारी शादी होगी। इन्होंने जो कहा वो करके दिखाया और मेरी शादी की तैयारियां होने लगीं। बड़े भाई के वट्टे पर मेरी शादी कर दी गई। भाभी को हमारा घर पसंद ना आया। किसी से क्या सिलसिला था कि इसने शादी के दूसरे दिन से ही उधम मचाना शुरू कर दिया। भाई भी गुस्से वाला था, वो ज़बान चलाती तो ये हाथ चलाता। ऐसा झगड़ा पड़ा कि रूठ कर मैके चली गई और फिर नहीं लौटी। आखिर तलाक लेकर दम लिया। इधर इसे तलाक हुई, उधर मेरे वालिद और भाइयों ने मेरी तलाक का मुतालबा कर दिया। बिल आखिर इन्होंने भी तलाक दिलाकर ही दम लिया। अब तो मुझे घर वालों से नफरत हो गई और मैं भाइयों के सामने जवाब देने लगी। एक दिन बड़े भाई ने मुझे मारा और कहा कि घर से निकल जाओ, वरना किसी दिन तेरी सरकशी तुझे मौत की नींद सुला देगी और हम तेरे कत्ल पर फांसी लग जाएंगे। भाई के जुमले तीर की तरह मेरे दिल पर लगे। मैं अगले दिन अपनी इंग्लिश टीचर के घर चली गई। इनकी भाभी दुबई में अरसा क़याम से पजीर थीं और बच्चों वाली थीं। इसके छोटे छोटे लगातार 4 बच्चे थे। वो वतन से कोई सुलझी हुई लड़की इन बच्चों को संभालने के लिए अपने हमरा ले जाना चाहती थीं। वो वहाँ बैठी हुई थीं। खातून अच्छी लगी थीं। इसने मुझे दुबई चलने की पेशकश की। मैंने हामी भर ली। जिस रोज़ इनकी फ़्लाइट थी मैं घर से एक बैग लेकर चुपके से इनके घर पहुँच गई। हर सूरत अपने माहौल से तब्दीली चाहती थी। यूँ मैं एक मेट की सूरत में इनके हमरा आ गई, क्योंकि इन्होंने वीज़े का अमल पूरा कर लिया था। यहाँ इनके बच्चों को संभालना होता है और थोड़ा बहुत घर का कामकाज भी करना पड़ता है। मुशक्क़त ज़्यादा थी मगर ज़हनी सुकून था। सोचती कि कब तक ऐसे गुजरेगी और जाने मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। मैंने डॉक्टर, लेक्चरर या लेडी जज बनने के ख्वाब देखे थे और मैं बन गई बच्चों की आया। जाने मैंने सही कदम उठाया या फिर गलत, लेकिन इसके सिवा चारा ना था, वरना मुझे यकीन है कि मैं ज़रूर ज़हनी तवाज़न खो देती। अपनों की नाइंसाफ़ियों ने मुझे इतना ज़ख्मी किया कि अब इनके दरमियान रहना मेरे लिए बिल्कुल मौत जैसा ही था। घर वालों ने पहले पहल एक वावेला मचाया। फ़ोन रोज़ आते थे। मेरी टीचर को भी तंग करते थे। फिर मैंने अपनी तनख्वाह में से पैसे बाकायदा अपने वालिद को भेजना शुरू कर दिए। मैंने वालिद साहब से फ़ोन पर कहा कि आप तो मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि आप जो मुझे बनाना चाहते थे वो अब मैं बन गई हूँ, एक अमीर घर की आया। लेकिन मेरी छोटी बहनों को खुदारा तालीम से महरूम ना रखना। अगर सिर्फ पैसे ना होना ही बहाना है तालीम से दूर रखने का, तो मैं हर माह बाकायदगी से इनकी तालीम का ख़र्चा भिजवा दिया करूँगी। जब रकम इनको मुसलसल मिलने लगी तो गैरत सुकून की नींद सो गई और फिर वो खामोश हो गए। इन्होंने मेरी जुर्रतों से समझौता कर लिया। अब वो नहीं कहते थे कि वापस आओ, कहते हैं कि जो चाहो करो, जैसी ज़िंदगी मर्ज़ी है गुजारो। तुम्हारे जाने से अब हम भी सुकून से हैं। तुम्हारी सोचें हमसे मुख्तलिफ हैं, इसीलिए हमारी तुमसे अच्छी नहीं निभ सकती। ये इनकी बात सही है। इनकी और मेरी सोचों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए मैं गैरों के घर बहुत सुकून से हूँ और इनको भी मेरी जुदाई से सुकून मिलने लगा है। हमारा गोया आपस में अच्छा समझौता हो गया है। रह गई मुस्तकबिल की बात, तो मुस्तकबिल किसने देखा है। हाल अच्छा है तो मुस्तकबिल भी अच्छा ही होगा। खुदा से बस यही दुआ है कि वो किसी को ज़हनी अजियत भरे माहौल में ना रखे कि इससे दुनिया अकूबत गाह बन जाती है और इंसान जीते जी मर जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। थैंक यू।